दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बैंकिंग मित्र में। और आज हम लेके आए हैं अपनी होम लोन सीरीज का तीसरा वीडियो, जो कि है होम लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के टॉपिक पे। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें बैंकिंग मित्र को। दोस्तों, होम लोन लेने के लिए जो हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, दूसरा है इनकम डॉक्यूमेंट्स और तीसरा है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। जो फर्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर हमको पहले चाहिए पड़ते हैं केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपका फोटो आईडी प्रूफ और रेसिडेंस प्रूफ। तो इसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ध्यान रखिए कि बहुत सारे बैंकों ने 10 लाख से ऊपर हाउसिंग लोन लेने के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी करके रखा है। इसके अलावा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में हमको चाहिए नेटवर्थ डॉक्यूमेंट, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको मेंशन करना रहता है कि आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं और आपकी लायबिलिटीज क्या क्या हैं। एसेट्स में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो आपके नाम पे हैं, जैसे कि आपके पास फिक्स डिपॉजिट कितना है, म्यूचुअल फंड कितना है, इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, कहीं पे कोई जमीन है आपके नाम पे, कोई गाड़ी है आपके नाम पे, तो ये सब चीजें एसेट्स में आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई लोन आपके नाम पे चल रहा है तो वो लायबिलिटीज में काउंट होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको बैंक को देनी पड़ती है आपका नेटवर्थ निकालने के लिए। नॉर्मली जिस भी बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका एक फॉर्मेट रहता है नेटवर्थ डॉक्यूमेंट का, तो आप वो उस बैंक से लेके भी फिल कर सकते हैं। इस नेटवर्थ डॉक्यूमेंट को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एग्रीकल्चर प्लॉट है जिसकी मार्केट वैल्यू है 40 लाख, आपके पास कार है 10 लाख की, आपके पास फिक्स डिपॉजिट है बैंक में 10 लाख का, आपके पास म्यूचुअल फंड है 5 लाख का और ज्वेलरी है 5 लाख की, तो आपके पास टोटल एसेट्स होते हैं 70 लाख के। वहीं लायबिलिटीज में मान लीजिए आपका कार लोन बचा है 6 लाख का और पर्सनल लोन है 4 लाख का, तो आपकी टोटल लायबिलिटीज हो जाती है 10 लाख। तो ऐसे में आपका नेटवर्थ हो जाएगा 60 लाख। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। इसके बाद जो सेकंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं होम लोन के लिए वो है इनकम डॉक्यूमेंट्स। तो इनकम डॉक्यूमेंट्स को हमने 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। पहला है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स या प्रोफेशनल्स, यानी कि ऐसे लोग जिनका बिजनेस है या खुद कुछ इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि कोई दुकान वाला, कोई डॉक्टर और बिजनेस वाले। तो इनकम प्रूफ में सबसे पहले हमको चाहिए सैलरी स्लिप, जो कि सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें आपको 3 मंथ की सैलरी स्लिप अपने डॉक्यूमेंट्स में लगानी पड़ेगी। जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप एक सैलरीड इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा 2 या 3 साल का, और अगर आप इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो आपको अपना फॉर्म 16 देना पड़ेगा, जो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है हर फाइनेंशियल ईयर के बाद। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस वालों को भी अपने लास्ट 2 या 3 ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न्स लगाने पड़ेंगे फाइल में, और उसके साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न का कंप्यूटेशन, जिसमें कि रहता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो भी अटैच करना पड़ेगा। इनकम डॉक्यूमेंट्स में थर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है प्रूफ ऑफ जॉब या बिजनेस। तो सैलरीड एम्प्लॉइज को अपने एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया अपॉइंटमेंट लेटर और एम्प्लॉय आईडी कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस वालों को अपने बिजनेस का प्रूफ देना पड़ता है, जैसे कि गुमास्ता, कोई लाइसेंस अगर आपने लिया है, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एटसेट्रा। जो फोर्थ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट। सैलरीड एम्प्लॉय को अपने सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ता है लास्ट 6 मंथ का। ध्यान रखें कि इस अकाउंट स्टेटमेंट में दिखना चाहिए कि हर मंथ आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही है। वैसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस वालों को अपने 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जिसमें उनके ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि अपना सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट जिसमें उनके बिजनेस का पैसा आता है। वहीं अगर आपकी इनकम का सोर्स आपके द्वारा पार्टनरशिप फर्म या कंपनी रन करने से आ रहा है तो आपको उस पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के डिटेल्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जैसे कि फर्म या कंपनी का पैन कार्ड, उस फर्म या कंपनी की लास्ट 2 ईयर्स की बैलेंस शीट और साथ में उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि पार्टनरशिप डीड और कंपनी के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमको बैंक के सामने अपने इनकम का प्रूफ देने के लिए। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि अगर आपके होम लोन में कोई गारंटर रहेंगे तो उनका फर्स्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को देना होगा, और अगर आपके लोन में कोई को एप्लीकेंट या को बोरोवर है तो उनका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और इनकम डॉक्यूमेंट्स दोनों बैंक को देना होगा।
अब चलते हैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे, जो है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी के कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो डिपेंड करता है आप किससे और किस टाइप की प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। तो आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं केस 1 किसी बिल्डर के प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट से, यानी कि ऐसा प्रोजेक्ट जिसे किसी बैंक ने अप्रूव किया हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स के मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अप्रूविंग बैंक के पास रहते हैं, तो इस केस में सबसे कम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। केस 2 जिसमें आप किसी बिल्डर से घर या फ्लैट ले रहे हैं लेकिन वो अप्रूव प्रोजेक्ट नहीं है। केस 3 जिसमें आप किसी इंडिविजुअल सेलर से रेडी बिल्ट घर या फ्लैट ले रहे हैं। केस 4 जिसमें आप किसी इंडिविजुअल सेलर से ओपन प्लॉट परचेज कर रहे हैं और उस पर आप कंस्ट्रक्शन खुद से करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन चारों केसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सेल एग्रीमेंट। सेल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है सेलर और परचेजर के बीच में। यह सेल एग्रीमेंट मोस्टली स्टैम्प्ड रहता है और इसमें मेंशन रहता है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कितने में ले रहे हैं, उसका पेमेंट आप कितने टाइम के अंदर करेंगे। तो सेल एग्रीमेंट होना चारों केसेस में मैंडेटरी है। सेकेंड डॉक्यूमेंट है अलॉटमेंट लेटर। तो केस 1 और 2 में जहां पे आप एक बिल्डर से होम या फ्लैट ले रहे हैं या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, तो ऐसे केसेस में आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना जरूरी है, जिसमें मेंशन रहता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में से कौन सा घर या फ्लैट आपको अलॉट किया जा रहा है। केस 3 और 4 में जहां पे आप एक इंडिविजुअल घर या प्लॉट लेते हैं वहां पे अलॉटमेंट लेटर की जरूरत नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ केस में अलॉटमेंट लेटर नॉट एप्लीकेबल है। थर्ड डॉक्यूमेंट है वो है अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान। तो जब भी कोई बिल्डर या कोई सेलर घर बनाता है तो उस बिल्डर या सेलर को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से बिल्डिंग प्लान अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसे हम घर का लेआउट अप्रूवल भी कहते हैं। तो केस 1 में जहां पे आप एक प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में से घर ले रहे हैं तो वहां पे बिल्डिंग प्लान अप्रूवल ऑलरेडी बैंक के पास रहता है। केस 2 में आपको अपने बिल्डर से लेके बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगा लेआउट का अप्रूवल। वैसे ही केस 3 में जहां पे आप रेडी बिल्ड घर ले रहे हैं वहां पे भी आपको ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेगा। केस 4 में जहां पे आप एक ओपन प्लॉट परचेज कर रहे हैं वहां पे ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जब आप प्लॉट परचेज कर लेंगे तब आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में अपने नाम से लेआउट अप्रूवल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन चालू करने के पहले। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है वो है डाइवर्शन ऑर्डर। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारी जमीन है, लेकिन आप हर जमीन में घर नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ लैंड एलोकेट होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, कुछ होती है खेती के लिए और कुछ होती है रेसिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस के लिए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप कहीं पे घर लें वो घर बना हो नॉन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, और उसी डॉक्यूमेंट को कहते हैं हम डाइवर्शन ऑर्डर। इस ऑर्डर में लिखा रहता है कि ये लैंड को आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। केस 1 में डाइवर्शन ऑर्डर आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बैंक के पास रहता है। केस 2 में आपको अपने बिल्डर से डाइवर्शन ऑर्डर लेके अपने बैंक को प्रोवाइड करना रहेगा। वैसे ही केस 3 और 4 में भी डाइवर्शन ऑर्डर रिक्वायर्ड रहेगा। जो प्रॉपर्टी का फिफ्थ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो है लॉयर की रिपोर्ट। इसमें एडवोकेट सर्च करके देता है कि आपके प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं कि नहीं। तो इसमें भी केस 1 में एडवोकेट की रिपोर्ट ऑलरेडी बैंक के पास रहती है। केस 2, 3 और 4 में आपको एडवोकेट की रिपोर्ट अपने बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसमें आपको ये बता दें कि केस 2 में जहां पे आप एक बिल्डर से घर खरीद रहे हैं तो आप अपने बिल्डर से ही उस प्रॉपर्टी की मास्टर सर्च रिपोर्ट मांग सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स के पास ऑलरेडी अवेलेबल रहती है, और वो आप अपने बैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे ही सिक्स्थ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है रिपोर्ट फ्रॉम बैंक्स वैल्यूअर या फिर आर्किटेक्ट। तो केस 1 में बैंक के पास ऑलरेडी इंजीनियर की रिपोर्ट रहती है कि आपके घर की वैल्यू कितनी है, इसलिए आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। केस 2 और 3 में आपको बैंक के वैल्यूअर से रिपोर्ट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। फोर्थ केस में जहां आप सिर्फ लैंड परचेज कर रहे हैं सेलर से, तो आपको लैंड की वैल्यूएशन लेनी पड़ेगी, प्लस जो कंस्ट्रक्शन आप खुद से करवाने वाले हैं उसमें एस्टिमेटेड खर्चा कितना आएगा इसकी अलग से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी फोर्थ केस में। जो सेवंथ प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो है रिसिट फॉर एडवांस पेमेंट। तो जब भी हम कोई घर या फ्लैट बुक करने जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ अमाउंट एडवांस में पे करके आते हैं सेलर या बिल्डर को, जो कि हमारे होम लोन के लिए मार्जिन में ट्रीट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सेलर या बिल्डर से रिसीट ले लें जो आपने एडवांस पेमेंट किया है उसकी, क्योंकि ये रिसीट आपको चारों केसेस में अपने बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज ए प्रूफ ऑफ मार्जिन। जो 8th डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी रिलेटेड वो है रेरा रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डर। क्योंकि अपन केस 1 और 2 में ही डायरेक्टली बिल्डर से परचेज कर रहे हैं घर को, तो ये केस 1 और 2 में एप्लीकेबल रहेगा। उसमें भी प्री अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के केस में ऑलरेडी बैंक के पास प्रोजेक्ट का रेरा रजिस्ट्रेशन रहता है। सेकंड में आपको अपने बिल्डर से लेके बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और केस 3 और 4 में ये नॉट एप्लीकेबल है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ में केस 3 और 4 में आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, वो है सेलर के प्रॉपर्टी पेपर्स, जैसे कि सेल डीड जिसके थ्रू सेलर ने प्रॉपर्टी परचेज की थी किसी और से, और उसी के साथ साथ प्रॉपर्टी की लेटेस्ट टैक्स रिसिट, और उसके अलावा म्यूटेशन ऑर्डर यानी कि नामांतरण पत्र सेलर के नाम का।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि होम लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और इसके साथ साथ होम लोन का कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।